हाय गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वेग त्रिपाठी सर पे। मेरा नाम है वेग त्रिपाठी। तो आइए जानते हैं आज एक नया टॉपिक, इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो भारत का जल मार्ग है वो कैसे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है भारतीय इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, और कैसे ये जॉब क्रिएशन कर सकता है, साथ में पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आइए जान लेते हैं। जो सबसे पहली बात आप जानते हो कि जो कंडीशन है, कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा, हमारे भारत में इनलैंड वाटरवेज होता है, इसकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। क्यों? क्योंकि इसमें काम बहुत स्लोली किया गया है, प्लानिंग नहीं की गई है। 1986 में पहली बार इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया का गठन किया गया। हमारे जो पॉलिटिकल पावर्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको ये समझ आया कि हमारे देश में इनलैंड वाटरवेज भी होना चाहिए। क्योंकि बहुत पहले क्या होता था कि पानी के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, समुद्र के रास्ते के माध्यम से ही ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे रेल आया और जैसे रोड बने, तो वैसे क्या हुआ कि ये ज़्यादा तेज़ पहुंचाने वाले माध्यम थे, ज़्यादा सेफ माध्यम थे, इसीलिए इन पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए और धीरे धीरे ये जो वाटरवेज है ये लुप्त होते चले गए। लेकिन बहरहाल 1986 में एक ख्याल आया हमारे गवर्नमेंट को कि भाई हमारे पास भी इनलैंड वाटरवे होना चाहिए। तो उन्होंने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया का गठन किया NHAI एक्ट 1985 के तहत, NHAI एक्ट 1985 के तहत। और ये जो बॉडी है गवर्नमेंट की, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो नोएडा यूपी में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो 1986 में 5 रास्तों का, यानी 5 वाटरवेज का भाई आइडेंटिफाई किया गया, 5 रास्तों को, जिनमें से 3 आज तक ऑपरेशन हो पाए हैं। यानी सिर्फ 3 वाटरवेज हैं जो आज तक ऑपरेशनल हो पाए हैं। अब हमें इनलैंड वाटरवेज क्यों चाहिए? देखिए, भारत में बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, हमारे पास क्रीक्स हैं, बैक वाटर्स हैं, कैनाल्स हैं, जो कि हमारे इनलैंड वाटरवे को बहुत ज़्यादा बूम या बैकअप दे सकते हैं। जो टोटल नेविगेबल लेंथ है, यानी जितना हम लोग रास्ता कवर कर सकते हैं पूरे भारत में इन सब के जरिए, वो है 14,500 किलोमीटर। तो 14,500 किलोमीटर में याद रखिएगा, आपको कोई भूमि अधिग्रहण नहीं करना है, आपको कोई पेड़ नहीं काटने हैं, आपको बुलडोजर नहीं चलाना है, आपको सिर्फ उस रास्ते की थोड़ी ड्रेजिंग करनी है, थोड़ी उसकी गहराई बढ़ानी है और बैंक्स पे थोड़ा काम करना है। यानी जो पैसा आप रेल मार्ग या रोड बनाने में खर्च करते हो, उसका बहुत ही कम हिस्सा आपके जल मार्ग पे खर्च होने वाला है। बहरहाल जब सरकार नहीं आई, 2014 में जब नई सरकार आई, तो उसने सोचा, उसको पता लगा कि हमें इस पे भी काम करना चाहिए। उस टाइम में नितिन गडकरी जो थे वो आपके ये मिनिस्टर थे वाटरवेज के। तो उन्होंने नेशनल वाटरवेज एक्ट पास कराया 2016 में, जिसके तहत 111 और वाटरवेज को मान्यता दी गई। उनको आइडेंटिफाई किया गया कि इन रास्तों पे भी हम वाटरवेज स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे यहाँ के आबादी की तरक्की हो सकती है, इन एरियाज़ की तरक्की हो सकती है। तो जो पहले 5 थे और 111 को मिला के अब टोटल 116 जलमार्ग हैं भारत में, जिनमें से सिर्फ 3 ऑपरेशनल। याद रखिएगा, 116 तो है लेकिन ऑपरेशन केवल 3 है। अब वो कौन से 3 जल मार्ग हैं जो कि ऑपरेशनल है भारत में, मैं बता देता हूँ। जो सबसे पहला है वो नेशनल वाटरवे 1 है, जो कि गंगा नदी पे है, गंगा भागीरथी रिवर सिस्टम के ऊपर है। और ये चलता है कहाँ पे? प्रयागराज, यानी ये इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है। तो प्रयागराज से लेके हल्दिया यानी कोलकाता तक चलता है और ये 4 राज्यों से गुजरता है, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल। और ये टोटल जो एरिया कवर करता है 1,620 किलोमीटर, जो अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेच है। और याद रखिएगा, ये वो एरियाज़ हैं जो डेवलप्ड नहीं है, जो कि डेवलप्ड, बिहार आपका डेवलप नहीं माना जाता है, पटना में डेवलप नहीं माना जाता, और वेस्ट बंगाल में भी डेवलपमेंट उतनी नहीं है। तो ये जल मार्ग एक बहुत बड़े लाइफलाइन का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाकी रेल या रोड मार्ग के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। दूसरा जो रेलवे जो आपको ऑपरेशनल है वाटरवे, वह है नेशनल वाटरवे 2, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न, यानी जहाँ पे 7 स्टेट्स आपके कहलाते हैं, 7 सिस्टर जो कहलाते हैं, इन 7 राज्यों में बहुत अहम भूमिका निभाता है कनेक्टिविटी की। ये स्टार्ट होता है आपका सादिया से और कहाँ तक जाता है? धुबरी तक। और याद रखिएगा, अब तो जो नेशनल वाटरवे 97 है, नेशनल वाटरवे जो 97 है, वो इंटर कंट्री है, मतलब बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। तो एक रास्ता हमारा हल्दिया से सीधा डुबरी के लिए जाता है और वो बांग्लादेश से होकर जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे स्लाइड्स में। तो दूसरा जो है वो आपका ब्रह्मपुत्रा पे है, डुबरी से सादिया तक है और 891 किलोमीटर है। और किसको सर्व करता है? आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इन स्टेट्स को कनेक्ट करता है। बाकी स्टेट्स को कनेक्टिविटी या ज़्यादा जो रोड बनाना है, अभी आपको पता है कि हमने एक जिरीबाम लाइन बनाई है यहाँ पे, इम्फाल पे जो जाएगी। लेकिन अब मान लीजिए कि जो नदी से अगर आप कनेक्टिविटी कर देते हैं हर एरिया की, तो वो कनेक्टिविटी ज़्यादा चीप पड़ेगी, ज़्यादा अच्छी पड़ेगी, और यहाँ पे सामान और जो भी चीज़ें हैं स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँचाई जा सकती है। जो तीसरा वाटरवे ऑलरेडी चल रहा है वो है आपके केरला में, जो नेशनल वाटरवे 3 है। वो कहाँ है? ये पूरे कैनाल सिस्टम है, जितने कैनाल सिस्टम है यहाँ पे, इन सारे कैनाल सिस्टम के माध्यम से ये चलता है। और ये शुरू होता है कोलम से और कोट्टापुरम तक जाता है। ये थोड़ा छोटा है, ये सिर्फ 205 किलोमीटर का है। ये 3 जो है अभी ऑपरेशनल है।
ठीक है। और बाकी जो है ये जो वाटरवे आपका 4 है, 5 है, 6 है, ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, इन पे भी काम चल रहा है, इनको आइडेंटिफाई किया गया। तो कंपैरिजन कर लेते हैं, जो हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि चाइना हमसे इतना आगे क्यों है या बाकी कंट्रीज इतना हमसे आगे क्यों है, जरा सा तुलना करके देखते हैं। जो चाइना ने इन्वेस्ट किया है इन 5 साल में, 2005 से 2010 में जो इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने, वो करीब 1,04,000 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया है 5 सालों में। जर्मनी की बात करते हैं तो उन्होंने अकेले 2016 में ही उन्होंने 77,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर दिया था। अब हम बात करते हैं भारत की, 1986 से 2014 तक 28 सालों में भारत ने सिर्फ 1,456 करोड़ इन्वेस्ट किया है, यानी ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर। और यही नहीं, कार्गो मूवमेंट की बात करते हैं। कार्गो यानी मैं यहाँ पे जो फ्राइट मूवमेंट होती है, जैसे माल ढुलाई कहते हैं, उसके कंपैरिजन करते हैं तो यूएसए 21% माल ढुलाई वाटरवे से करता है। वियतनाम जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो चाइना छोड़ के वियतनाम जा रही हैं, वो क्यों जा रही हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी आगे स्लाइड्स में, कि 18% अपनी माल ढुलाई केवल और केवल जलमार्ग से करता है। और भारत 0.1% टू 0.5% केवल अपने माल ढुलाई करता है, किससे? वाटरवे सिस्टम से, जो कि इनके मुकाबले देखें तो ना के बराबर ही है। अब देखिए, माल ढुलाई और पैसेंजर अगर दोनों को मिला लें तो भारत 3.5% ट्रांसपोर्टेशन अपना जलमार्ग से करता है। जो चाइना है, जो आप ये देख रहे हो चाइना है वो आपका 47% जो पैसेंजर हो या माल ढुलाई हो वो 47% करता है। यूरोप की बात करें तो जो यूरोप है वो 40% करता है, जो यूरोप है आपका वो 40% करता है माल ढुलाई वगैरह, ठीक है। जो आपका जापान और कोरिया है, दोनों देश जो है वो 44% माल ढुलाई करते हैं इससे। बांग्लादेश भी हमसे बहुत आगे निकल गया है। बांग्लादेश की अगर आप इस टाइम में जीडीपी और देखें तो भारत से आगे चल रहा है बांग्लादेश की जीडीपी भारत से आगे दौड़ रही है, ठीक है। और हमारा इंडिया चलता है 3.5%, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं बात करता वियतनाम की, तो मैंने कहा वियतनाम टोटल उसका जितना भी फ्राइट है उसका 18% कैरी करता है अपने वाटरवे सिस्टम से। और यही नहीं, उसने करीब 200 मिलियन टन पर एनम उसकी ढुलाई है। अब मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के जो अभी वाटरवेज जो आई में आपने पढ़ा है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि 2022 तक हम 100 मिलियन टन ले जा पाएंगे। 2022 तक हम सिर्फ 2 मिलियन टन ले जा पाएंगे। और यहाँ पे वियतनाम में ऑलरेडी 200 मिलियन टन, यहाँ पे 100 मिलियन टन, यहाँ पे 200 मिलियन टन वो ऑलरेडी ढुलाई कर रहे हैं। इसलिए हमसे वो बहुत ज़्यादा आगे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अब हम बात करते हैं, ये आपने न्यूज़ हेडिंग बहुत सुना होगा, वाई वियतनाम इज एमर्जिंग एज अ फॉरवर्ड मैन्युफैक्चरिंग हब इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। बहुत सारी कंपनियां चाइना से भाग रही हैं, लेकिन इंडिया नहीं आना चाहती। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो पोर्ट होते हैं, जितने भी आपको पता होगा, जितने भी माल ढुलाई होती है पूरी दुनिया में, वो समुद्री रास्ते से होती है, ठीक है। तो जो पोर्ट पे सामान आता है, उस सामान को पोर्ट से शहर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि महंगा पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा निकल के सामने आता है। इसी में ये जो वाटरवेज है बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वाटरवेज बाकी किसी भी रूट के माध्यम से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ती है, बहुत ज़्यादा चीप होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वियतनाम में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस वाटरवेज दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहाँ पे लोग जा रहे हैं। अगर आप देखें, अभी हमने बात की बांग्लादेश में जो कंपनी तो बांग्लादेश जा रही हैं, वियतनाम जा रही हैं, फिलीपींस, क्योंकि इनके पास वाटर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेबर चीप है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब आगे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको वियतनाम है का मैप में। ये आपका रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और ये रहा वियतनाम। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज टोटली वियतनाम। तो यहाँ पे चाइना है, ये आपका चाइना है ना। यहाँ से पूरी कंपनीज यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये रहा बांग्लादेश, यहाँ तक कि बांग्लादेश में कंपनी जाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया नहीं आना चाहते। अगेन क्यों? क्योंकि 35% इनका इनलैंड वाटरवे से कनेक्टिविटी है, जो कि बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है किसी भी रोड या रेल ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले से। अब जरा ये देखिए, ये हमारा मैंने बताया कि हमारे जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो AWAI के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग 100 मेट्रिक टन 2022 तक ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, जबकि वियतनाम ऑलरेडी 200 मिलियन टन कर रहा है। यहाँ पे 100 मिलियन टन, वहाँ पे 200 मिलियन टन ऑलरेडी वो कर रहा है। अभी हम लोग ये टारगेट रखें 2022 में, तब तक तो वो कहाँ निकल जाएगा, हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, टोटल जो इन्वेस्टमेंट चाहिए इन वाटरवेज को डेवलप करने के लिए अभी फिलहाल के टाइम में वो 70,000 करोड़ चाहिए, 70,000 करोड़ चाहिए, जिसमें से आपके ये वाटरवेज पूरे डेवलप हो जाएंगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अभी हमारे बड़ी जो कंट्री है उसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, फ्राइट कॉरिडोर, यानी जो रेलवे लाइंस और ट्रेन रोडवेज बनाए जा रहे हैं, डेडिकेटेड है, मतलब ये रेलवे की बात कर रहा हूँ, इनमें सिर्फ इन दोनों में खर्चा हो रहा है 81,000 करोड़, यानी सिर्फ ईस्टर्न और वेस्टर्न को डेवलप करने में 81,000 करोड़ हो रहा है, जो कि इससे 11,000 करोड़ ज़्यादा है।
और यही नहीं, इसके बाद 3 और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स प्रपोज किए जा चुके हैं कि 3 और बनेंगे। देखिए, ये आपका है वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर और ये आपका है ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर। ठीक है, ये दोनों आपका वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है। ये इन सब चीज़ों को लिंक करके ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, तो ये दो तो ऑलरेडी प्रपोज है, वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर प्रपोज है और ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर भी प्रपोज है। जो नया प्रपोजल आया है वो क्या है, वो है आपका एक तो भाई ये पहला फ्राइट कॉरिडोर जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, जो नॉर्थ से साउथ को जोड़ेगा। दूसरा जो दिख रहा है आपको ये वेस्ट से ईस्ट को जोड़ेगा। और तीसरा जो है ये प्रपोज हुआ है, ये लाइन जो आपका ईस्टर्न कॉरिडोर है। ठीक है, तो 1 2 3 ये 3 प्रपोज हुए हैं। ठीक है, तो इनमें भी और खर्चा आने वाला है, जो कि आपके वाटरवेज के डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा है। अब वाटरवेज इतने ज़रूरी क्यों हैं, क्यों इतने ज़रूरी हैं? क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत सस्ता पड़ता है। जी हाँ, जितना आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो रोड से, उसका केवल 1/4 कॉस्ट लगता है वाटरवे से ट्रांसपोर्ट करने में। दूसरा, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि खपत ये ईंधन बहुत कम कंज्यूम करता है रेड के मुकाबले या रेलवे के मुकाबले, रोड के मुकाबले या रेलवे के मुकाबले। इसलिए बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। फ्यूल एफिशिएंट भाई क्या करेगा, एनवायरमेंट को कम पोल्यूट करता है। अब आगे बात करते हैं जॉब क्रिएशन की। जी, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जॉब क्रिएट करने में। उन एरिया में जॉब क्रिएट करने की इसके पास शक्ति है जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं। जैसे अब मैं बात करता हूँ बिहार की, झारखंड की, ये वो एरियाज़ है जहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे रोजगार की बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ पे ये वाटरवेज क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी आपको पता है जो भी वाटरवेज डेवलप हुए हैं वो PPP मॉडल डेवलप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में डेवलप किए जा रहे हैं। और दूसरा, ये इन्फ्लेशन कर्व करता है, क्योंकि इसके अंदर खपत ईंधन की बहुत कम है। तो जो ईंधन की खपत कम होगा तो लागत कम होती है, जिससे सामान सस्ते में पहुंचता है और सस्ते में तैयार होता है, सस्ते में बिकता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ताकत भी इस इनलैंड वाटरवेज के अंदर, रेल से जितना में ट्रांसफर करते हो उसका सिर्फ 1/4 में, यानी 1/4 भाग में, माना अगर आप बोलते हो 10 रुपये में पर किलोमीटर आप ट्रांसफर कर रहे हो रेलवे से, तो इसमें सिर्फ 2.5 रुपये में पर किलोमीटर आप ट्रांसफर कर सकते हो लगेज को। ठीक है, अब जरा देखिए, पर टन पर किलोमीटर, मतलब जितना ईंधन आपको 1 टन पर किलोमीटर में ले जाने में लगता है, तो उसमें जो रोड है उसमें 24 लगता है ना, 24 टन आप पर किलोमीटर ले जा सकते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट के ईंधन में। और रेलवे में ले जा सकते हो आप 85 टन्स, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ ले जाते हो, इनलैंड वाटरवेज में। इनलैंड वाटरवेज में आप 105 टन पर किलोमीटर ले जा सकते हो, उतने ही ईंधन में जितने में आप रोड में 24 टन और रेलवे में 50 टन लेके जा रहे हो। तो ऑब्वियसली इनलैंड वाटरवेज ज़्यादा एफिशिएंट है ट्रांसपोर्टेशन के मामले। अब ये देखिए, एक आर्टिकल आया था एम्प्लॉयमेंट, ये न्यूज़ आता है एम्प्लॉयमेंट आर्ट, उसमें आपने पढ़ा होगा, अखबार आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। उसमें कहा गया था कि इनलैंड वाटरवेज सेक्टर सेट टू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स। डॉक्टर रंजित मेहता ने लिखा है आर्टिकल, पढ़िएगा, बहुत शानदार आर्टिकल है। उसमें बताया गया कि कैसे इन वाटरवेज के अंदर क्षमता है कि बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं एक ऐसे रीजन में जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है और जहाँ पे सरकार डेवलपमेंट करके बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को सुधार सकती है और GDP को सुधार सकती है, इंप्रूव कर सकती है। अब हम बात करते हैं जो नेशनल वाटरवेज है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलाहाबाद से शुरू होता है, वाराणसी तक जाता है, पटना जाएगा, भागलपुर, और यहाँ पे एक जगह और है साहिबगंज। साहिबगंज बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में पड़ता है शायद, यहाँ पे हाँ साहिबगंज है। ठीक है, और यहाँ पे फरक्का बैराज है। ठीक है, तो ये जो एरियाज हैं झारखंड का, पटना का, यूपी का, तो ये एरियाज में डेवलपमेंट और रोजगार की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो यहाँ से ये इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। जो 1620 किलोमीटर एरिया है जहाँ से गुजरता है इनलैंड वाटरवेज, उसके आसपास उसके बैंक्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा टर्मिनल्स बना के, मॉडल्स बना के डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी नया आर्टिकल लेके आया हूँ मैंने कहा इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट विद बांग्लादेश। जी हाँ, मैं बता रहा था ना बांग्लादेश से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो त्रिपुरा के CM ने कहा था कि वो 3-4 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। ये कोविड-19 के टाइम में ये न्यूज़ आया। तो यानी क्या, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसको हम लोग वेस्ट बंगाल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वाया बांग्लादेश। तो इससे क्या होगा भाई, जो बांग्लादेश की भी तरक्की होगी, आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनकी भी तरक्की होगी, और मेनली जो आपका जो आपका वेस्ट बंगाल है उसकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जब मूव करता है तो उसके आसपास के एरिया अपने आप डेवलप हो जाता है। जहाँ से भी देखिए, एक कहा जाता है ना, अगर आपको किसी एरिया को डेवलप करना है वहाँ से रोड निकाल दीजिए, जब वहाँ से रोड गुजरती है तो उस एरिया का जो तरक्की है, जो विकास है, वो अपने आप ही हो जाता है। अब यहाँ देखिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर से होते हुए जाएगी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, हल्दिया से। ठीक है, और ये गुवाहाटी, यानी 12 से 15 दिन में पहुंचेगी। और कौन सी वेसल थी, ये वेसल थी आपकी MV महेश्वरी वेसल थी, जो 53 कंटेनर्स लेके पहुंची थी पहली बार, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स वगैरह था। तो ये कहाँ पहुंची थी गुवाहाटी। और किसके थ्रू पहुंची थी, NW97, जो मैं बता रहा था कि इसने वेस्ट बंगाल से ये निकली, बांग्लादेश होती हुई पहुंची गुवाहाटी। और वो जो नेशनल वाटरवे हो क्या, नेशनल वाटरवे 97 है। ठीक है, तो ये सुंदरबंस के होकर गुजरती है। तो ये इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है, याद रखिए, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है।
ठीक है जी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब चाइना अपना पैर पसार रहा है हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में, तो हमें अपने पड़ोसी साथ जो टाइप से बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो म्यांमार से, बांग्लादेश से, इनके साथ हमें अपने टाइप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो उसमें एक बहुत अहम भूमिका, ये बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। तो ये देखिए, ये मैं बता रहा था, ये रहा आपका हल्दिया, ठीक है, ये रहा आपका गुवाहाटी, आसाम का गुवाहाटी यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये यहाँ से होते हुए, ये देखिए बांग्लादेश होते हुए यहाँ पे जा रहा है, या बांग्लादेश होते हुए यहाँ पे इन एरियाज में ये डेवलप कर सकता है। तो ये हमारे बहुत सारे स्टेट्स, मैंने कहा ना, बहुत सारे स्टेट्स को कनेक्टिविटी दे सकता है ये इनलैंड वाटरवेज, ठीक है जी। तो सरकार को बहुत ज़रूरत है इनलैंड वाटरवेज पे ध्यान देने की, ठीक है। आने वाले टाइम में आप इससे बहुत रिलेटेड न्यूज़ भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम चालू है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आता, लेकिन आने टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आएगा, क्योंकि जब डेवलपमेंट हो जाती है और वो सामने आता है तब इस पर न्यूज़ बन जाती है, ठीक है जी। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ पढ़िए, और आपको अच्छा लगे तो एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।